सभी साथियों का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। पिछले कुछ दिनों से आपको हमारे वीडियो नहीं मिल पा रहे होंगे कुछ कारणों की वजह से, लेकिन आज से आपको फिर से हमारे तरफ से वीडियो निरंतर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ ACF की तैयारी के बारे में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत ACF के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जो केमिस्ट्री विषय है, ठीक है, उसके संबंध में मैं आपको टॉपिक वाइज सोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। देखिए, आज के समय में आप देखें तो ढेरों जो है सोर्स अवेलेबल हो गए हैं किसी भी तैयारी से रिलेटेड, और ख़ासकर ACF की तो बाढ़ ही आ गई है उसके सोर्स की, है ना, वीडियो लेक्चर्स की। लेकिन इससे पहले कि आप तैयारी चालू करें, कुछ दोस्त हो सकते हैं कि तैयारी चालू कर भी दिया हो। तैयारी चालू करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आपको सिलेबस का पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए, और वह टॉपिक जो है कहाँ से मिलेगा इसका भी पूर्ण तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई भी आपको पढ़ाए उससे पहले आपको पूर्ण तरीके से सिलेबस से और कहाँ से कितना पढ़ना है यह सारी तरीके से अवगत होके ही आप किसी सोर्स से पढ़ें या किसी वीडियो लेक्चर को देखें, चाहे वो मैं क्यों ना हो। ठीक है, यह बात बताने का पर्पस ये है कि जैसे कि अगर आपको कोई एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताया, उसमें एक दो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देके आपको बता दिया, लेकिन इससे ये आपको समझ में नहीं आने वाला है कि क्या प्रश्न उससे आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिलेबस का ज्ञान और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न का ज्ञान होना भी आपको अति आवश्यक है। तो इतनी सारी मेहनत आपको मैं करके देने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, जिसके संबंध में केमिस्ट्री से आपको टॉपिक वाइज सोर्स का ज्ञान हो जाएगा, और किस प्रकार से कितने डेप्थ में जाके प्रश्न पूछा जाता है यह भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप किसी भी सोर्स से, मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो से ही पढ़ें, किसी भी सोर्स से आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उस लेवल का पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज से हम ACF तैयारी की एक बोल सकते हैं फॉर्मली शुरुआत कर रहे हैं। तो ACF केमिस्ट्री टॉपिक वाइज सोर्स मैंने नाम दिया है इस वीडियो को। प्रश्न पत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत आता है रसायन शास्त्र का विषय, जिसमें पिछले 2017 में 30 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो देखिए, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि भाई 11-12 का पढ़ना है, 11-12 का पढ़ना है, लेकिन 11-12 अपने आप में इतना विस्तृत सिलेबस है कि उसको ढूंढना ही बहुत ही ज़्यादा जटिल कार्य हो जाता है। यह काम मैं आपको करके इस वीडियो में दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा, सिलेबस जब आप देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य नाम से, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, गतिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और रासायनिक साम्यावस्था, और उसके अंतर्गत आने वाले अम्ल क्षार और pH मान। इतने सारे टॉपिक इसके अंतर्गत दिए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने एक टॉपिक लिख लिया है, इसके अंतर्गत अन्य टॉपिक भी हैं। सिलेबस अपने पास रख के बैठे हैं आप। ठीक, मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक से कहां कहां से आपको पढ़ना है और कितने प्रश्न और किस लेवल के प्रश्न आए हैं। चलिए देखते जाइए। सबसे पहले यह वाला जो टॉपिक है आपको कौन से क्लास में मिलेगा, 11-12 से तो पढ़ना है, लेकिन 11 से या 12 से और कहाँ से ये बताने वाला हूँ। देखिए, 11th क्लास से आपको पढ़ना है यह वाला जो टॉपिक है। ठीक, अगर आप NCERT बुक फॉलो कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज आप CG बोर्ड की नई बुक भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको NCERT ही पढ़ना है, NCERT पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। CG बोर्ड में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, क्योंकि CG बोर्ड की जो नई बुक है वो NCERT के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है। ठीक है, चलिए NCERT भाग 1। अब देखिए, 11वीं और 12वीं के रसायन शास्त्र की जो पुस्तक है वो हर एक साल, चाहे 11वीं हो या 12वीं हो, 2 भागों में विभाजित करके बनाई गई है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने जहाँ पर भी भाग 1 होगा भाग 1 लिखा है, और जहाँ पर भाग 2 होगा भाग 2 लिखा है। तो 11th क्लास का टॉपिक है, 11वीं क्लास का टॉपिक है NCERT का भाग 1, भाग 1। ठीक है, पार्ट 1 से है। ठीक, अब चैप्टर वाइज भी मैं बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में मिलेगा, ये भी काम मैंने कर दिया है। अब एक और आपको बात बताना चाहूँगा, क्या NCERT की बुक लेनी पड़ेगी मार्केट से? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन प्ले स्टोर में जाके NCERT बुक्स नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको चाहे भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, सभी की बुक मिल जाने वाली है।
ठीक है, चाहे बायोलॉजी की बुक हो। चलिए, तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है ये प्ले स्टोर में। कौन सा नाम बताया मैंने? एनसीईआरटी बुक्स नाम से सर्च करना है। एनसीईआरटी की सारी सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक, चलिए, एनसीईआरटी भाग 1 यह टॉपिक मिलेगा। भाग 1 के अंतर्गत चैप्टर 6 में देखिए क्या दिया है। एनसीईआरटी के 11वीं के बुक भाग 1 में चैप्टर 6 अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आपको उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ साथ उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी मिलने वाला है। साथ ही साथ बंद निकाय किसे कहते हैं, खुला निकाय किसे कहते हैं, मतलब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, यह सारी जानकारी दी हुई है ऊष्मागतिकी वाले अध्याय में। तो क्या इतने डेप्थ में पढ़ना है? ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब खुला निकाय या बंद निकाय के बारे में पढ़ना है? प्रश्न इससे 2017 में पूछा गया था। तो ऊष्मागतिकी वाला अध्याय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल सिलेबस में क्या मेंशन है? उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, उष्माशोषी उष्माक्षेपी। इतना पढ़ के काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसने प्रश्न उठा लिए थे खुले निकाय और बंद निकाय, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम से, और जो मिलेगा आपको किसमें? ऊष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें से आने वाले टॉपिक ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से। एंथैल्पी, एंट्रोपी, यह आंतरिक ऊर्जा, यह सारे टॉपिक आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर 6 में मिलेगा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मागतिकी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरुआती पेजों में दिए हुए हैं, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। साथ ही साथ जो रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य से संबंधित जो टॉपिक है वो चैप्टर 7 में मिलने वाला है, खुद भाग 1 में। चैप्टर 7 साम्यावस्था वाला टॉपिक। साम्यावस्था वाले चैप्टर के अंतर्गत ही अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी एनसीईआरटी के भाग 1 से। और साथ ही साथ उसके आगे दिया हुआ है पीएच से संबंधित सारे टॉपिक जो प्रश्न वहां से उठाता है। ठीक, तो इतना पढ़ने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे आपके अधिकतम प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ इतना फॉलो करते हुए आपको 10th की साइंस की बुक सीजी बोर्ड की पुरानी वाली भी फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा इसको। 10th की साइंस की बुक सीजी बोर्ड की पुरानी वाली, ठीक है, इसको रखते हुए इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। यह हो गया पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। यह जो मैंने लिखा है 7, इसका मतलब यह है कि 2017 में इस टॉपिक से 7 प्रश्न पूछे गए थे, जो अन्य टॉपिक में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखें। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। एक और बात सुन लीजिए, वो बात ऐसी है कि अगर सिलेबस में मेंशन है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट जान के या परिभाषा जान के आपका कार्य नहीं चलने वाला है एसीएफ के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रश्न देखे गए हैं कि वो एप्लीकेशन पार्ट से पूछा है, ठीक है, प्रायोगिक रूप से पूछा है, ना कि सैद्धांतिक या कॉन्सेप्ट से। मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है, उससे काफ़ी कम प्रश्न आए हैं, लेकिन उसका प्रयोग क्या होगा, उपयोग क्या होगा, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा पूछा गया। मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा एप्लीकेशन पार्ट बनाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी डिटेल में आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए सीधी बात, नो बकवास वाली बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये सांत्वना नहीं दूंगा कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, इतने सिलेबस कवर कर लीजिए, आपसे प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तैयारी करने से पहले पूरी तरीके से अपने दिमाग खोल लीजिए। सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कोई भी भ्रम में मैं आपको नहीं रखना चाहता किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से केमिस्ट्री का, दिए हुए टॉपिक से केमिस्ट्री का आपको एक अच्छी तरीके का ज्ञान होना चाहिए, ना कि ऊपरी तौर पे, ठीक है। इतनी बातें देख लिया, तो यह है इस टॉपिक से संबंधित सबसे अधिक प्रश्न आए हैं 11वीं क्लास का भाग 1 एनसीईआरटी की जो बुक आप डाउनलोड करेंगे उसका भाग 1 2 भागों में विभक्त होता है, भाग 1 से पढ़ना है यह सारा टॉपिक, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, 10th की बुक रख लिया आपने, जो भी एनसीईआरटी का 11th या 12th पढ़ना है वो रख लिया। साथ ही साथ आपको गूगल की भी मदद लेनी पड़ेगी, ये भी आप नोट कर लीजिए। मतलब अगर कोई टॉपिक आपको बुक से क्लियर नहीं हो रहा है, या कोई पढ़ाया है उससे क्लियर नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है, तो आपको गूगल से
भी सहायता लेनी पड़ेगी। उस टॉपिक को सर्च कीजिए, उसके संबंध में पूरा डिटेल देखिए, पढ़िए, नोट करिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे सॉफ्ट कॉपी रहेगी। बेटर है जो भी चीज़ आप लिखें, मतलब वन लाइनर नोट्स के तौर पे उसको नोट करते जाएं। मतलब जो भी चीज़ पढ़ें आप उसे वन लाइनर नोट्स के तौर पे नोट करते जाएं, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और उदाहरण को लिख लिख के पढ़ेंगे, केमिस्ट्री याद होगा, सबसे अच्छा तरीका है। बुक ले लिया जाए, उसको अंडरलाइन करके पढ़ा जाए। तकलीफ होगी कब? जब एग्ज़ाम आएगा पास और रिवीजन करना होगा तब। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नोट्स अगर बन जाता है आपका तो इस सबसे अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और एक और बात, जैसे कि नोटिफिकेशन में आया है कि सितंबर में एग्ज़ाम होना है, 20 सितंबर में। चांसेस ये है कि 20 सितंबर से एग्ज़ाम आगे चल जाए, जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जा रहा है। लेकिन यह बहुत ही अनौपचारिक रूप से मैं कह रहा हूँ, आप 20 सितंबर के डेट को ही फाइनल मान के चलिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। 2 महीने से ज़्यादा का समय है, ठीक है। पूरा जुलाई, चलिए जून हटा दीजिए, पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर का आधा, 2.5 महीने से ज़्यादा का समय है। आराम से आपके ये जो प्रश्न पत्र 2 से आने वाले सब्जेक्ट हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए नए हो सकते हैं, आराम से तैयार किए सकते हैं, ठीक है। निरंतर पढ़ाई करते हुए ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सोर्स बता रहा हूँ उससे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे आते हुए सिलेबस के, और वो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जिसमें कि बोला गया है जल के बारे में, सोडा के बारे में, धावन सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक। भवन निर्माण संबंधी कुछ पदार्थों के बारे में, जैसे सीमेंट हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कांच हो गया। इतने सारे यौगिकों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह सारे टॉपिक 10th की बुक में भी है। 10th के बुक में कि उसको बनाया क्या जैसा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, यह सारी चीज़ें दी हुई है। लेकिन उससे हट के प्रश्न पूछ दिया गया था 2017 में इस टॉपिक के अंतर्गत। जैसे इस टॉपिक में एक यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक समीकरण या उसके बारे में जानकारी ना पूछ दिया गया था कि विरंजक चूर्ण की रासायनिक ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, विरंजक चूर्ण की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब देखिए, जब तक आपको ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, जो कि बिल्कुल अलग चैप्टर है, आपसे इस टॉपिक के प्रश्न नहीं बनेंगे। बात समझ में आई? तो एक बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज आपको होते हुए इन टॉपिक के एप्लीकेशन को पूरा करना है। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए सोर्स बताने वाला हूं। यह वाला जो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक टॉपिक बता दिया कौन कौन सा आएगा। 11वीं कक्षा से पूरा होगा। 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से आप कर सकते हैं, सीजी बोर्ड के भी बुक से कर सकते हैं। जनरली मैं एनसीईआरटी के सोर्स बता रहा हूं। 11वीं के एनसीईआरटी बुक का भाग 2 आपको लेना है, भाग 2, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। भाग 2 के अंतर्गत जल वाला जो टॉपिक है वो कवर होगा हाइड्रोजन वाले अध्याय से। किससे होगा? हाइड्रोजन वाले अध्याय से। तो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी के भाग 2, 11वीं का भाग 2 में हाइड्रोजन वाला चैप्टर क्रमांक 2 है, अध्याय क्रमांक 2 है, ठीक, जिसके अंतर्गत जल के संबंध में सारी बातें दी हुई है कि जल को कैसे बनाया जाए, प्रयोगशाला विधि या उसके उपयोग गुण, जो भी जैसा भी सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक तरीके से मान लीजिए पूरा हाइड्रोजन, आगे भी देखेंगे कि पूरा हाइड्रोजन वाला अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन वाला अध्याय कहां पर है? 11वीं के एनसीईआरटी बुक के भाग 2 में अध्याय 2 के अंतर्गत। अब यहां पर 9 क्या लिखा हुआ है? देखिए, जो भाग 2 है वो भाग 1 जिस अध्याय से खत्म हुआ है उसके आगे से नंबरिंग करता गया है वो। जैसे बात करें कि भाग 1 जो है वो अध्याय 7 में खत्म हो गया है, तो भाग 2 का चैप्टर 1 जो है, अध्याय 1 जो रहेगा वो 8वां रहेगा और चैप्टर 2 जो है वो 9वां नंबर रहेगा। तो मतलब एक तरीके से आप इसको चाहे चैप्टर 2 बोलें या चैप्टर 9 बोलें, ठीक है। इस तरीके से भागों को विभक्त किया गया है। क्लियर है? अध्याय 2 या अध्याय 9 मतलब 1 को पूरा करते हुए अध्याय 2 के अंतर्गत आने वाला 9वां अध्याय कुल मिलाकर, ऐसा है ये, ठीक है। आगे बात करें, देखिए और क्या कहां से मिलेगा। सेम भाग 2 के अंतर्गत चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3, और क्रम से देखें तो कौन सा अध्याय पड़ेगा? अध्याय 10। अगर 11वीं की बुक को देखा जाए तो आपको इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तत्व, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पूरी तरीके से पढ़ना है।
ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, पूरी तरीके से कवर करना है आवर्त सारणी को, चाहे उसमें जितने भी तत्व को और ज़्यादा विभक्त करें तो धातु अधातु में, धातुएं भी पढ़नी है अधातुएं भी पढ़नी है, आगे सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो चाहे एस ब्लॉक बोले, चाहे पी ब्लॉक बोले या डी ब्लॉक बोले, तो ये तीनों ब्लॉक आपको कवर करने होंगे। एफ ब्लॉक को नहीं करना है आवर्त सारणी में, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान में रख लीजिए। आवर्त सारणी क्या है हम बात करेंगे, फिलहाल तो आपको क्या क्या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इतना पढ़ना है। तो एस ब्लॉक, इसके अंतर्गत आने वाले जो कुछ यौगिक हैं, ठीक, वो आपको एस ब्लॉक वाले चैप्टर से मिलेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक। जैसे सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, यह जो यौगिक हैं किस तत्वों से बनाए जाते हैं, मुख्य तत्व कौन सा है, कैल्शियम, और कैल्शियम किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको यह टॉपिक मिल जाने वाला है एस ब्लॉक के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 10th के साइंस की बुक रखनी पड़ेगी, सीजी बोर्ड की पुरानी वाली। देखिए आपको वो 10th की बुक बेसिक के लिए आपको रखनी पड़ेंगी, भले क्वेश्चन ना आए लेकिन उससे आपका बेस अच्छे से क्लियर हो सकता है, परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको आपको लेके ही पढ़ना है, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, अगर जो टॉपिक इसमें मिल जाएगा। फिलहाल इस टॉपिक को आपको 10th की साइंस बुक से भी देखना है, सीजी बोर्ड वाली पुरानी वाली, ठीक। तो ये हो गया पूरा यह वाला टॉपिक जिसके अंतर्गत जल, सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, कांच इत्यादि आदि चीज़ें मिलने वाली है। अगला टॉपिक है जिसको लिखा हुआ है सिलेबस में धातुएं, साथ ही साथ उसके आगे लिखा हुआ है खनिज एवं अयस्क, खनिज अयस्क में अंतर, धातु कर्म की प्रक्रिया, कॉपर और आयरन के धातु कर्म को स्पेसिफाई किया गया है अलग से, और साथ ही साथ संक्षारण। इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं इसके अंतर्गत। देखिए कहाँ से पढ़ना है। धातुएं मतलब धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति, गुण, उपयोग, इतनी बातें लिखी हुई है। मतलब आवर्त सारणी के अंतर्गत आने वाले धातुओं की स्थिति, मतलब पूरी तरीके से आपको आवर्त सारणी पढ़नी है एफ ब्लॉक को छोड़ के, एस पी डी जैसे कि मैंने पहले बताया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इस तरीके से, और एफ ब्लॉक इस तरीके से आवर्त सारणी विभाजित की गई है आवर्त सारणी में। एस पी डी पढ़ना है, एफ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो एस पी डी के अंतर्गत कुछ अधातुएं हैं, कुछ धातुएं हैं। तो एस पी डी के अंतर्गत आने वाले धातुओं को अलग से आप पढ़ के रख लीजिए, अलग से नोट्स बना लीजिए इसके अंतर्गत, ठीक। धातु कर्म, खनिज और अयस्क के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी 12वीं लिखा है, 12वीं के भाग 1 में एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की भाग 1 में आपको अध्याय 6 में धातु कर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल जाने वाला है। 10th की सीजी बोर्ड की ओल्ड बुक में भी ये धातु कर्म वाला प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझाया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ संक्षारण वाला जो अध्याय है वो आएगा वैद्युत रसायन के अंतर्गत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में। 12th क्लास की बात कर रहे हैं, भाग 1। तो मतलब ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, धातुएं, खनिज, अयस्क, धातु कर्म, संक्षारण, कौन से क्लास का टॉपिक है, 12वीं, ठीक, भाग 1 एनसीईआरटी। 10th की बुक में भी आपको मिल जाएगा धातु कर्म से संबंधित सारी बातें। एसपीडी ब्लॉक 11वीं कक्षा में भी दिया है, 12वीं कक्षा में भी दिया है, ठीक। जैसे कि बात करूं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में जानकारी 11वीं कक्षा में भी है, और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में जानकारी आपको 12वीं कक्षा में भी है। मतलब डी ब्लॉक आपको 11वीं में नहीं मिलेगा और एस ब्लॉक आपको 12वीं में नहीं, पी ब्लॉक जो है वो 11वीं में भी है, 12वीं में भी है। इस तरीके से कंबाइन करके आपको पढ़ना है, ठीक। 4 प्रश्न पूछे गए इससे, देखिए इससे भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, इससे भी 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे देना चाहता हूँ, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में पूछा था, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पूछा था, ठीक है। और साथ ही साथ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा था, सीमेंट के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, ठीक। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। धातु कर्म में कॉपर और आयरन के धातु कर्म के बारे में आपको पढ़ना है। धातु कर्म क्या होता है कि किसी भी अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है ना। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं अधातुओं की। आवर्त सारणी में धातु और अधातु विभक्त है। अधातु के बारे में भी फिर से वही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ना है। अधातुओं के बारे में अलग से फिर से कहाँ मिलेगा, धातु और अधातु दोनों जो है 12वीं क्लास में मिलेगा। 12वीं क्लास में मिलेगा भाग 1 के अंतर्गत। चैप्टर 7 में क्या दिया हुआ है,
चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के बारे में बताया हुआ है। ठीक, साथ ही साथ डी ब्लॉक भी पढ़ना है क्योंकि डी ब्लॉक के अंतर्गत भी कुछ अधातुएं आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए अधातुएं, बेसिकली अधातुएं जो है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत चैप्टर 7 में आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या वर्णन है धातुओं में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन वाला चैप्टर अलग से आपको मैंने बताया है 11वीं क्लास के भाग 2 में मिलने वाला है। ठीक है, जो जल वाला टॉपिक बताया था याद है, 11वीं क्लास का भाग 2 जल वाला अध्याय, अध्याय क्रमांक 2। ठीक, हाइड्रोजन नाम से है स्पेसिफाई, तो उसको इससे पढ़ना है 11वीं से। अन्य नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे चैप्टर 7। ठीक, 12वीं क्लास का भाग 1। 3 प्रश्न पूछे गए थे इसके अंतर्गत 2017 में। क्लियर है धातुओं से संबंधित बातें। पी ब्लॉक में मुख्य रूप से पढ़ना है चैप्टर 7। धातुओं से संबंधित कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ध्यान से रखिए। ठीक है, आगे बढ़े और अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के नाम से है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए कि कार्बनिक रसायन नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे पहले ध्यान रखें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है जो कि क्लास 11 में है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जो आपका क्लास 12th में है, 12वीं कक्षा में है, जो आपको एनसीईआरटी की भाग 2 में मिलने वाला है। ठीक, सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफाई किए गए हैं, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, यह 2 टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले सारी बातें पूछी गई है। जैसे ये 2 भागों में, 2 अध्याय में विभक्त किए गए हैं। एल्कोहल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर क्रमांक 2 में है, अध्याय क्रमांक 2 में है, या अध्याय क्रमांक 11 बोल सकते हैं क्योंकि भाग 2 है ये। या जो एसिटिक एसिड वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 में है। ठीक है, या चैप्टर 12 भी बोल सकते हैं उसको क्रमागत चलते हुए। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पूर्ण तरीके से कवर करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड किसका फॉर्म है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्म है। अब उस अध्याय के अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड भी पूछा है एक बार, है ना। तो एल्कोहल और एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 और 3 भाग 2 से पूरा कवर करना पड़ेगा। सिलेबस में बस इतना ही 2 मेंशन है, इतना ही 2 पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में भी पूछा हुआ था, बेंजीन के बारे में भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। 12वीं के भाग 2 एनसीईआरटी चैप्टर 2 चैप्टर 3 में आपको सारी बातें मिल जाने वाली है। 5 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब इस टॉपिक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कार्बनिक यौगिक वाला। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, इतनी सारी बातें पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। आगे बात करें, अगला जो टॉपिक है वो है बहुलक के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में। क्या नाम दिया हुआ है, सामान्य कृत्रिम बहुलक। इसके अंतर्गत और भी टॉपिक हैं, जैसे बात करें पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, टेफ्लॉन। आपको 12वीं क्लास के भाग 2 में मिलने वाला है यह पूरा टॉपिक, चैप्टर 6 में, अध्याय 6 में। ठीक, क्रमागत रूप से चलते हुए अध्याय 15 है ये। ठीक, यह ऊपर वाला टॉपिक। नीचे वाले टॉपिक में क्या है, साबुन है, अपमार्जक है, तेल है, वसा है, यह सारा जो है ये चैप्टर 7 में मिलेगा, सेम 12वीं के भाग 2 में। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, क्रमागत रूप से चलते हुए इसको अध्याय 16 भी कह सकते हैं, चैप्टर 7 या चैप्टर 16। ठीक, 4 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कंपलसरी प्रश्न तो हर टॉपिक से पूछ रहे हैं और अच्छा खासा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये है पूरा एक तरीके से केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसको मैंने लिख लिया है, सोर्स भी बता दिया है, कितने प्रश्न हैं ये भी बता दिया है, साथ ही साथ ऐसे अध्याय से भी प्रश्न पूछा है जो सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, सही कह रहा हूँ, और वो अध्याय है मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ। अन्य अध्याय के तौर पे जिससे प्रश्न उठाया है 2017 में, वो है ठोस अवस्था से। ठोस अवस्था नाम का अध्याय आपको 12वीं कक्षा के भाग 1 में मिलेगा, पहले अध्याय में, चैप्टर 1 में। 2 प्रश्न इससे उठाया है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अब उसमें ऑप्शन दे दिया है, कांच है, हीरा है, इस प्रकार से आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन देता है, 5 ऑप्शन। देखिए जैसे कि पीएससी करा रहा है तो इस बार जो है 4 ऑप्शन आएंगे। 2017 में उस समय क्या चल रहा था, 5 ऑप्शन चल रहा था। ठीक है, एक बार मैं और आपको कंफर्म कर देता हूँ। जी हाँ, जो 2017 के जो प्रश्न आए हैं उसमें 5 ऑप्शन था, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठोस अवस्था से प्रश्न पूछा गया है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। और साथ ही साथ
कौन सा ठोस या कौन सा पदार्थ जो है चुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय है, इस बारे में भी जानकारी और इससे प्रश्न पूछा गया है, इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करें, एक और चैप्टर से जो प्रश्न पूछा गया है वो है अपचयोपचय अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शंस। उससे भी एक प्रश्न आपका उठाया गया है। ठीक, कहाँ मिलेगा? 11वीं की एनसीईआरटी के भाग 2 में, अध्याय क्रमांक 1 में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11वीं 12वीं के किसी भी अध्याय से उठा के प्रश्न पूछ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दोनों अध्याय जो हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे दोनों के दोनों क्या है, अध्याय 1 और अध्याय 1 में है। तो यह था केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज सोर्स, जिसको उठा के आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले कि आपको कोई पढ़ाए, यह जानना काफ़ी आवश्यक है कि सिलेबस कितना है, कितने डेप्थ में जाना है। अब आपको कोई भी कुछ पढ़ाएगा तो आप बिल्कुल उससे वाकिफ़ होकर पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि उस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें फॉलो करते हुए आप बिल्कुल केमिस्ट्री की काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए नोट्स बनाएं और डिटेल में पढ़ें। और साथ ही साथ ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी भी रसायन को लेके पूछे गए हैं या रासायनिक अभिक्रिया को लेके पूछे गए हैं, मतलब फिर से वही बात, एप्लीकेशन पार्ट को लेके पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण सहित आपको ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कुछ टॉपिक आपको मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज हफ्ते में कम से कम 2 से 3 क्लास जो है केमिस्ट्री के देते जाऊं, काफ़ी डिटेल में, और जो प्रश्न है उससे संबंधित सारी बातें कवर करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।